गुड आफ्टरनून एवरीवन, हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त। तो हमने देखा था स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज। तो स्पोर्ट्स में हमने देखा था कि सर एक तो हो गया था हमारा फीफा। तो फीफा जब भी इंडिया में होगा, कभी भी फीफा ऑर्गेनाइज होगा, तो फीफा पे किसी भी एक्टिविटी पे जीएसटी की बातें नहीं होगी। भले फीफा कोई एक्टिविटी ले रहा हो उस पे भी नो जीएसटी, और जो फीफा एक्टिविटीज दे रहा है उस पे भी नो जीएसटी। जो फीफा में टिकट लगेगी उसके ऊपर भी कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। एक था फीफा और एक था एएफसी, ठीक है। अब इसका कोई रिलेवेंस नहीं। तो स्पोर्ट्स की दुनिया में हमें सिर्फ दो एग्जामिशन ध्यान में रखने, एक स्पॉन्सरशिप और एक इंडिविजुअल। क्या आपको ध्यान है इंडिविजुअल में कौन कौन था? प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर। ये पांच लोग अगर सर्विसेज दे रहे हैं किसको? रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी, तभी क्या रहेगा एग्जाम। आईपीएल रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है क्या? आईपीएल इज नॉट अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। आईपीएल इज नॉट अ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। उसके बाद सिद्धूपाजी, अगर सिद्धूपाजी सर्विसेज दे रहे हैं रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को या अनरिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को, तो कमेंटेटर भले रिकॉग्नाइज को दे, कमेंटेटर भले अनरिकॉग्नाइज को दे, तो कमेंटेटर इसमें कवर नहीं है। क्या सिलेक्टर भी कवर्ड है? नहीं सर, सिलेक्टर कमेंटेटर पे हमेशा जीएसटी की बातें करनी। बोलो बात क्लियर है? फिर हमने देखा था राजा मेरे स्पॉन्सरशिप। सर ये स्पॉन्सरशिप क्या था? तो स्पॉन्सरशिप सिंपली ये था कि जो पेटीएम है वो पैसे दे रहा है आईसीसीआई को, बीसीसीआई को। किसके लिए पैसे दे रहा है? फॉर स्पॉन्सरशिप। अगर स्पॉन्सरशिप के लिए पैसे दे रहे हैं, अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी है तो एग्जाम करो, और अगर रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है तो टैक्सेबल करो। वो भी कौन से मैकेनिज्म में? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी अगर दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विसेज दे रही है तो भी वो क्या रहेगा? एग्जाम। बोलो इतनी बातें क्लियर है क्या? बस अब सब इधर ध्यान देना। अगला जो हेड है वो क्या है? गवर्नमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट। देखो गवर्नमेंट की हमने बहुत सारी चीजें तो सप्लाई चैप्टर में भी पढ़ी। ध्यान है आपको कि सर हमने स्केड्यूल नंबर 3 पढ़ा था, और स्केड्यूल नंबर 3 में हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, फिर डायरेक्टर ऑफ अ गवर्नमेंट बॉडी, चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ये जितने भी गवर्नमेंट पीपल है, ये अगर गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे तो वो तो सर हमारा स्केड्यूल नंबर 3 में ही कवर्ड, ठीक है। फिर हमने एक और चीज देखी थी कि सर अगर आर्टिकल 243G और आर्टिकल 243W की सर्विसेज दी जा रही है, वो भी क्या रहती थी? एग्जाम। देखो हमेशा ध्यान रखना, जीएसटी गवर्नमेंट ने लाया, गवर्नमेंट कभी भी खुद अपने ऊपर जीएसटी का लोड नहीं लेगी। तो आधी चीजें तो गवर्नमेंट ने कहां पे आउट कर दी? स्केड्यूल नंबर 3। बची खुची चीजें गवर्नमेंट ने कहां पे आउट कर दी? एग्जम्पशन। और उसके बाद भी जो चीजें बच गई उस पे गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स नहीं देगी। आरसीएम में कौन टैक्स देगा? सामने वाला। अब तो डाउट ये आता है, शेड्यूल 3 से ही सब आउट कर देते, भला एग्जम्पशन में आउट करने की जरूरत क्यों पड़ी? एग्जम्पशन इज नॉट गिवन अंडर द एक्ट। क्या एग्जम्पशन कोई सेक्शन में लिखा हुआ है? नहीं, एग्जम्पशन एक नोटिफिकेशन में लिखा हुआ। अगर कोई भी चीज एक्ट में लिखी हुई है तो वो जो स्केड्यूल 3 है वो एक्ट में लिखा हुआ है। एक्ट को अमेंड करना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए आपको लोकसभा फिर राज्यसभा की परमिशन लेनी पड़ती है। एग्जम्पशन नोटिफिकेशन को अमेंड करने में इतना समय नहीं लगता है। तो अगर कोई चीज स्केड्यूल नंबर 3 में, तो समझना उसकी पावर ज्यादा है, वो चेंज नहीं होगा। क्या वो चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। और अगर कोई चीज कहां पे? एग्जम्पशन, तो क्या एग्जम्पशन चेंज हो जाएगी? हां सर, एग्जम्पशन चेंज हो जाएगी। जब आप सीए फाइनल में आओगे, सीए फाइनल में भी जब आप जीएसटी पढ़ोगे उसमें भी स्केड्यूल नंबर 3 आएगा। क्या सर वहां पे स्केड्यूल 3 बदल जाएगा या एज इट इज सेम रहेगा? एज इट इज सेम रहेगा। कौन सा चैप्टर बदलेगा?
एग्जामिशन। मजे की बात बताऊं, इंटर और फाइनल का कोर्स सेम है, फाइनल में इंस्टीट्यूट ने रंग अलग डाल दिया ताकि फाइनल के बच्चों को डर लगे। तो फाइनल का कलर उन्होंने डाला है ब्लू ब्लू कलर, इंटर के बच्चों को डर कम लगे तो पहले वो ग्रीन कलर डालते थे, ठीक है। तो कोर्स तो एज इट इज सेम, बस फाइनल में और कस्टम एक्ट नया आ जाएगा। तो आपको एक चीज समझ में आई क्या, कुछ कुछ चीजें कहां कवर्ड है, शेड्यूल 3। जो शेड्यूल 3 में कवर्ड नहीं है वो कहां पे, एग्जामिशन। और जो शेड्यूल 3 और एग्जामिशन में कवर्ड नहीं हुई उस पे गवर्नमेंट फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स नहीं देगी। किसमें टैक्स देगी, आरसी। इतनी बातें क्लियर है क्या, ठीक है। अब समझना ध्यान से, सबसे पहले वो सारी एक्टिविटीज जो आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू में कवर्ड। आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू क्या होता है, आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू में बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई है जो म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत कर सकता है। सर कौन कौन सी एक्टिविटी, लैंड कंसोलिडेशन हो गया, अर्बन टाउन प्लानिंग आ गया, इसमें पूरी लिस्ट है 4 से 5 पेज की, वो हमको याद करने की जरूरत नहीं। आपको बस क्या ध्यान रखना है, आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू। अगर ये सारी एक्टिविटी किसने दी है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी। अब दो चीजें होती है, एक होता है गवर्नमेंट एंटिटी, एक होता है गवर्नमेंट अथॉरिटी। सर दोनों में फर्क होता है क्या, हाँ दोनों में फर्क होता है। गवर्नमेंट एंटिटी अलग है, गवर्नमेंट अथॉरिटी अलग। अभी बताऊंगा दोनों में क्या फर्क होता है, ठीक है। पहली चीज ये आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू में क्या है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी। क्या यहां पे गवर्नमेंटल एंटिटी है, नहीं, ठीक है। एक और चीज, उसके बाद कोई भी सर्विसेस जो सीजी, एसजी, लोकल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंट एंटिटी को दी गई, जहां पे सर्विस का पोर्शन कितना है, 70। सर्विस का पोर्शन है 75। इसी को घुमा फिरा के लिखा रहता है कि गुड्स का पोर्शन कितना, 20। सर इसका मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब क्या होता है, अगर फॉर सपोज करो साहिल सर, ठीक है, साहिल सर को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला और कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिया स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला कि सर एक काम करो, जितना भी पूरा इलाका है इंदौर का, वहां पे रात में लाइटें लगाओ। मैंने बोला ठीक है यार, लाइटें वाइटें अपन लगा देंगे। स्टेट गवर्नमेंट ने पूछा सर कितना खर्चा आएगा। मैंने बोला देखो स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे दो चीजें इन्वॉल्व, एक तो लाइट भी लानी पड़ेगी और लेबर भी लाना पड़ेगा, क्योंकि लाइट ऐसे ऊपर फेंकेंगे तो थोड़ी लगेगी। मैंने देखो स्टेट गवर्नमेंट, यहां पे दो चीजें, एक तो क्या है और एक और चीज क्या है, लेबर। स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी तो कंपोजिट सप्लाई। मैंने बोला वाह साहिल सर, ये तो कौन सी सप्लाई, कंपोजिट, क्योंकि इसमें लाइट भी है और लेबर भी। स्टेट गवर्नमेंट ने बोला देखो हर एक्टिविटी एग्जाम नहीं करेंगे, एग्जाम तब करेंगे जब आपका लेबर का पोर्शन कितना होगा, 75% या उससे। इसका मतलब है लाइट का पोर्शन कितना होगा, 25% और लेस। एग्जाम में कभी कभार वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि गुड्स कॉन्स्टिट्यूट 23%, तो अगर 23 है तो इसका मतलब सर्विसेज कितना है, 77। क्या वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, हाँ सर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यहां पे हम सर्विसेज दे रहे हैं, यहां पे कौन सर्विसेज दे रहा है, कोई भी इंडिविजुअल गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहा है जहां पे सर्विस का पोर्शन कितना है, 75%। और यहां पे कौन सर्विसेज दे रहा है, गवर्नमेंटल अथॉरिटी सर्विसेज दे रही है, ठीक है। 2 मिनट रुक जाओ, बस 2 मिनट, हाँ ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, अभी जस्ट रिसेंटली आया, समझना ध्यान से। ऊपर हमने क्या देखा था, ऊपर एक तो हमने देखा आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू, एक हमने देखा वो सारी सर्विसेज जो एक इंडिविजुअल दे रहा है, किसको, गवर्नमेंट को। अब दूसरा समझो,
अगर आपने कोई भी सर्विसेज गवर्नमेंट अथॉरिटी को दी, किसको दी? गवर्नमेंट अथॉरिटी। सर कौन कौन से सर्विसेज? वाटर सप्लाई, पब्लिक हेल्थ, फिर सैनिटाइजेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्लम इंप्रूव। अब यहां पे इंस्टीट्यूट चाहे तो यहां पे बढ़िया घुमा सकता है, इस अथॉरिटी की जगह पे क्या लिख के? एंटिटी इज टैक्सेबल, अथॉरिटी इज एग्जेम्प्ट। सर आखिरकार ये अथॉरिटी एंटिटी में फर्क क्या होता है? तो अब समझना दोनों में क्या फर्क होता है। एक हमने देखा गवर्नमेंटल अथॉरिटी, एक होता है हमारा, और एक होता है हमारा क्या? गवर्नमेंट एंटिटी। देखो अगर मैं कह रहा हूं आपको अथॉरिटी, तो अथॉरिटी में वो सारी गवर्नमेंट अथॉरिटीज इन्वॉल्व हैं जो सीजी, एसजी और लोकल अथॉरिटी का काम कर सकती है। ये जो गवर्नमेंटल अथॉरिटी है ना, ये कभी भी म्युनिसिपैलिटी और पंचायत वाला काम नहीं कर सकते। ये कौन सा काम कर सकते हैं? जो काम कौन करता है? सीजी, एसजी या लोकल अथॉरिटी। अगर मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट एंटिटी, तो गवर्नमेंट एंटिटी में आप याद रखना यहां पे कौन सा काम है? ठीक है, जो काम म्युनिसिपैलिटी और पंचायत को दिया है, अगर वो कोई भी गवर्नमेंट एंटिटी कर रही है तो वो आएगा हमारा गवर्नमेंट एंटिटी में। और जो काम सीजीएसटी और लोकल अथॉरिटी का है, वो अगर कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है तो वो कहां पे आएगा? हमारा गवर्नमेंट अथॉरिटी। ठीक है सर, अभी हमने एक तो पढ़ी एग्जामिशन किसकी? गवर्नमेंट अथॉरिटी। इसमें वो शानदार घुमा सकता है, अगर गवर्नमेंट एंटिटी सर्विसेज दे वो सब जो हमने पढ़ी, तो वो क्या हो जाएगी? टैक्सेस। तो सर अभी गवर्नमेंट अथॉरिटी कौन कौन सी? सर एक तो हमने देखा स्लम, फिर सॉलिड वेस्ट, सैनिटेशन, और ठीक है, बढ़ू आगे। अब एक और चीज यहां पे हमने देखा कि कोई भी पर्सन सर्विसेज दे रहा है किसको? जहां पे सर्विस का पोर्शन कितना है? एटलीस्ट 75%। इसको ही घुमा के क्या बोल सकते हैं कि गुड्स का पोर्शन कितना है? 25। तो यहां तो डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देगा, या तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन लिख देगा। बोलो बात क्लियर है क्या? या तो डायरेक्टली बोल देगा कि सर्विस कितना है? 75, या उसको घुमाना होगा तो वो क्या बोलेगा कि गुड्स कितना है? 23। अगर गुड्स 23 है तो बाय डिफॉल्ट सर्विसेज कितना होगा? ठीक है, बोलो इतना ध्यान रहेगा क्या? हाँ, तुम्हारे अटेम्प्ट में अमेंडमेंट एप्लीकेबल रहेंगे। देखो सिंपल रहता है, अगर अपना अटेम्प्ट नवंबर में रहता है तो 30 अप्रैल तक जितने भी अमेंडमेंट आते हैं वो सब एप्लीकेबल रहते हैं, 6 महीने पुराने। अगर अटेम्प्ट हमारा मई में रहता है तो 30 अक्टूबर तक जितने भी अमेंडमेंट रहते हैं वो सब एप्लीकेबल रहते हैं। आपको अमेंडमेंट की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी बुक में जितने भी हैं सब अमेंडमेंट है, और जो जो अभी रिसेंटली अमेंडमेंट आ रहे हैं मैं आपको क्लास के साथ ही बता दूंगा। फिर इंस्टीट्यूट एक स्टैट्यूटरी अपडेट निकालेगा, एक क्लास लगती है अमेंडमेंट की, वहां पे सारे अमेंडमेंट कवर हो जाते हैं। ठीक है, तो अमेंडमेंट का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बढ़ू आगे, मंडे को मिल जाएगी, मंडे को। अब सुनो ध्यान से, एक सर्कुलर है यहाँ पे,
टैक्सेबिलिटी ऑफ सैनिटाइजेशन एंड कंजर्वेशन सर्विसेज सप्लाइड टू आर्मी एंड अदर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। समझना ध्यान से। देखो लोगों ने क्या बोला ना कि हर वो एक्टिविटी जो आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू में स्पेसिफाइड है उसको क्या करो, एग्जिट। अब इसमें बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हर जना क्या बोलेगा कि भाई हम तो वही एक्टिविटी कर रहे हैं जो कहां पे स्पेसिफाइड है, आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू। बाद में गवर्नमेंट ने बोला कि देखो आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू की सर्विसेज तभी एग्जेम्प्ट होगी जब कौन देगा, गवर्नमेंटल अथॉरिटी। अगर गवर्नमेंटल अथॉरिटी को छोड़ के कोई दूसरा ये सर्विसेज देगा तो क्या एग्जम्पशन मिलेगी या टैक्सेबल रहेगा, फिर तो टैक्सेबल रहेगा। तो सर यहां पे ऐसा क्लेरिफाई करा गया है कि अगर इंडियन आर्मी या कोई भी गवर्नमेंट मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ये सारे सर्विसेज प्रोक्योर करता है और जो आर्टिकल 243 जी और डब्ल्यू की सर्विसेज परफॉर्म नहीं करता है वहां पे ऐसी कोई एग्जम्पशन रहेगी नहीं। ठीक है, बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? अभी ध्यान से ये वाला चार्ट देखना। सर सीजी, एसजी, यूटी लोकल अथॉरिटी कोई भी सर्विसेज देती है तो हमने तीन बातें देखी, या तो एग्जेम्प्ट रहेगा, या तो स्केड्यूल 3 में आएगा, या तो फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज के कायदे में फंसेगा। तीन सर्विसेज ऐसी हैं जहां पे ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। सर कौन सी तीन सर्विसेज? पीवीटी। ये पीवीटी क्या है? पी स्टैंड्स फॉर पोस्ट ऑफिस, वी स्टैंड्स फॉर वेसल और टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। बेटा क्या हुआ ना, समझना ध्यान से। पोस्ट ऑफिस के केस में दो कंपनी, एक ले लो आप ब्लू डार्ट को और एक ले लो आप इंडियन पोस्ट को। अब ब्लू डार्ट वाले भी अगर 100 रुपए चार्ज कर रहे हैं, इंडियन पोस्ट वाले भी कितना चार्ज कर रहे हैं? 100। अगर गवर्नमेंट को एग्जाम कर देते तो यहां पे जीएसटी की बात नहीं होती। पर ब्लू डार्ट को एग्जाम थोड़ी करें, एग्जाम तो किसको कर रहे हैं? गवर्नमेंट को। तो ब्लू डार्ट बेचारे को तो क्या लगाना पड़ता, अब वो 18% का जीएसटी लगाता। ये कितने का हो गया और ये कितने का हो गया? अब जनरली पब्लिक फिर कहां जाती, ब्लू डार्ट के पास कि इंडियन पोस्ट के पास? अब ब्लू डार्ट बोल रहे हैं यार सरकार सरासर चीटिंग है, कोई हमारे पास आ ही नहीं रहा। इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि रेट तो सेम है पर तुमने हमारे पे क्या लगा के रखा है। तो ब्लू डार्ट बोल रहे काम करो, या तो हमारे इस पे से भी एग्जाम करो या तो तुम तुम्हारे पे भी लगा दो। अब तुम बताओ सरकार क्या करे कि ब्लू डार्ट का भी एग्जाम करे कि सरकार बोले ठीक है यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, अपन कुछ कुछ जगह पे क्या कर लेते हैं, फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा रिवर्स चार्ज इज नॉट पॉसिबल। मालूम पड़े तुम लगे हुए हो पोस्ट ऑफिस में, तुमको पोस्ट ऑफिस वाले भैया ने तुमने बोला ये मोबाइल पहुंचाना है, वो बोले आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, बोले ये क्या होता है, बोले पहले रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन कराओ। अरे ऐसा थोड़ी होगा, पोस्ट ऑफिस के केस में क्या बच्चों को बोलेंगे रजिस्ट्रेशन करो? नहीं, कुछ कुछ जगह पे ऐसी मजबूरी थी कि गवर्नमेंट को खुद आगे आके टैक्स देना पड़ा। तो यहां पे गवर्नमेंट ने बोला लक्ष्मी माता जाने की बात मत करो, आने की बात करो। तो आने की बात करो तो यहां पे भी क्या लगा दिया, तो अब दोनों में क्या आ गई, पैरिटी आ गई। इधर भी 118 और इधर भी 118। बोलो बात समझ में आई क्या? और फिर पोस्ट ऑफिस वालों ने बोला कि यार कुछ कुछ सर्विसेज तो सिर्फ हम ही देते हैं, वहां तो एग्जाम करो। तो ब्लू डार्ट वाले बोला ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है, अगर कोई ऐसी सर्विस है जो एक्सक्लूसिवली कौन दे रहा है, इंडियन पोस्ट, तो उस सर्विसेज पे ब्लू डार्ट को क्या कोई दिक्कत होगी? आप बताओ क्या दिक्कत, क्योंकि वो सर्विसेज तो ब्लू डार्ट देता ही नहीं है। तो अगर एक्सक्लूसिव सर्विसेज है तो फिर वो आज भी एग्जम्प्ट रहेगी। सर वो कौन सी एक्सक्लूसिव सर्विसेज है? तो वो है हमारी पोस्ट कार्ड। जमाने होते थे जब क्या होते थे, पोस्ट कार्ड, फिर इनलैंड लेटर,
बुक पोस्ट एंड ऑर्डिनरी पोस्ट जहां पे एनवलप का वेट कितना है 10 ग्राम से नीचे। ठीक है, ये चीजें आज भी सिर्फ एक्सक्लूसिव राइट है किसके पास, पोस्ट के पास। ये ब्लू डार्ट ये छोटे मोटे काम नहीं करता। ब्लू डार्ट पे जनरली रेट ही 400-500 रुपए से शुरू होता है, तो ये ब्लू डार्ट के यहाँ पे ऐसी कोई सर्विसेज आपको मिलेगी नहीं। तो आज भी ये वाली सर्विसेज क्या रहेगी, बोलो बात क्लियर हुई क्या? ठीक है, पोस्ट ऑफिस के साथ अभी अमेंडमेंट में एक और चीज को जोड़ दी, क्या, रेलवे। ये सिर्फ शाब्दिक अमेंडमेंट है, इसका कोई ज्यादा यूसेज नहीं है। रेलवे पे पहले भी टैक्स लगता था और ऑर्डिनरी रेलवे ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करती थी। भला एक पैसेंजर को बोलेंगे क्या रिवर्स चार्ज में रजिस्ट्रेशन कराओ, और सपोज करो आप एसी वाली ट्रेन में गए, क्योंकि रेलवे में स्लीपर क्लास तो एग्जेम्प्ट होती, हम आगे पढ़ेंगे, पर एसी वाली क्लास क्या होती है, टैक्सेबल। अब आप एसी वाली क्लास में गए, आपको बोल रहे हैं मैडम आप पहले टिकट मत कराओ, पहले आप सीए साहब के पास जाओ रजिस्ट्रेशन कराओ। कौन सी बात हुई है? अरे रेलवे में 140 करोड़ लोग ट्रेवल करते हैं, अब क्या सबका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे क्या? नहीं। तो सरकार ने बोला अब पोस्ट ऑफिस के साथ एक और चीज को साथ में पढ़ेंगे, डेट इज व्हाट, ठीक है सर। ये तो हमको समझ में आ गया कि पोस्ट ऑफिस एंड रेलवेज में ऑलवेज ऑलवेज क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, मतलब गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। पर कुछ कुछ जगह पे एग्जेम्प्ट है पोस्ट ऑफिस, कहां कहां पे सर, बुक पोस्ट, इनलैंड, लेटर कार्ड और एनवलप वेइंग लेस देन 10 ग्राम, वहां पे सर एक्सक्लूसिव राइट पोस्ट ऑफिस का है, तो वहां पे ये सर्विसेज को क्या कर दिया है, एग्जेम्प्ट। ठीक है, उसके बाद वेसल और एयरक्राफ्ट। अब वेसल और एयरक्राफ्ट में भी यही लफड़ा आ रहा था जैसे ब्लू डार्ट का आ रहा है। वेसल और एयरक्राफ्ट में सर बहुत सारी सर्विसेज होती है, पार्किंग की सर्विसेज होती है, रिपेयर की सर्विसेज होती है। अगर गवर्नमेंट का एग्जाम कर रहे हो तो हमारा भी करो। अडानी बोल रहा है कि देखो यार हमारा बहुत बड़ा काम है रिपेयर मेंटेनेंस का, हमारा पार्किंग का भी बहुत बड़ा काम, क्योंकि जहां पे भी फ्लाइट लैंड होती है ना, पैसे देने पड़ते हैं किसके, अब पार्किंग या तो गवर्नमेंट के एरिया में होगी या तो प्राइवेट स्पेस के एरिया में होगी। अब यहां पे भी यही मुद्दा है कि गवर्नमेंट या तो आप अपने ऊपर भी टैक्स लगाओ या तो फिर हमारा भी क्या करो, एग्जाम। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है यार कोई दिक्कत की बात नहीं है, लक्ष्मी जाने की बात मत करो, लक्ष्मी आने की बात करो। तो वेसल और एयरक्राफ्ट के केस में भी गवर्नमेंट ने क्या लिया, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। और फिर तीसरा आया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और पैसेंजर। कभी आपने देखा होगा ना गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं, कितनी सारी गवर्नमेंट की बसेस चलती हैं और कितनी सारी प्राइवेट बसेस चलती हैं। कभी अगर आप उज्जैन गए हो, कहीं पे भी उज्जैन में महाकाल के लिए पता नहीं ना जाने कितनी सारी बसेस गवर्नमेंट ने ऑथराइज करी जो गवर्नमेंट के लोग ही चला रहे हैं। उज्जैन की भी बस चल रही है और गोलू शुक्ला की भी बस चल रही है। अब भैया गोलू शुक्ला की बस भी चल रही है, उज्जैन की भी। अब गोलू शुक्ला बोल रहा है ये क्या तरीका, एक बस चल रही है प्राइवेट वाली, एक चल रही कौन सी, गवर्नमेंट वाली। या तो फिर दोनों से जीएसटी हटाओ या तो फिर दोनों पे जीएसटी लगाओ, वरना तो कोई हमारी बस में चढ़ेगा ही नहीं और हमारा इतना नुकसान हो जाएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पीवीटी, पीवीटी का मतलब पोस्ट ऑफिस, वेसल और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर। बोलो इतनी बात क्लियर है सर? ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, 2 मिनट के लिए इसमें रुक जाना, इसका मैं पूरा डिस्कशन आपको कराऊंगा कि रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या चीज। सर एसी की टिकट में जीएसटी शो नहीं करते, इंक्लूसिव लिख देते हैं, इसका क्या रीजन? इसका सिंपल ये रीजन है कि रेसिपिएंट आईटीसी तो लेगा नहीं, ठीक है, तो जनरली वो टिकट में क्या लिख देते हैं, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी। आगे जाके आपके सिलेबस में चैप्टर नहीं है, सीए फाइनल में एक पेनल्टी का चैप्टर होता है, अगर ऐसा लिखा हुआ तो दिस इनवॉइस इज टोटली रॉन्ग। ठीक है, ये इनवॉइस सरासर क्या है, गलत है, क्योंकि एक सेक्शन है जहां पे बोलता है कि अगर जीएसटी लग रहा है तो आपको ऐसा स्पेसिफाइड बताना पड़ेगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और क्या, आईजीएसटी। ठीक है, बढ़ू आगे। ठीक है, इसके बाद सर दूसरी एक्टिविटीज इन तीनों को छोड़ के, पीवीटी इज ऑलवेज
टैक्सेबल, वो भी कहां पे सर? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। अब गवर्नमेंट ने बोला कि अगर कोई भी दूसरी एक्टिविटीज जो हम बिजनेस एंटिटी को दे रहे, अगर वो बिजनेस एंटिटी अनरजिस्टर्ड है तो क्या करो? एग्जिट। देखो गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन लेगी नहीं, और जो बिजनेस एंटिटी वो बेचारा तो अनरजिस्टर्ड है, क्या उसको रजिस्ट्रेशन के फंदे में डालेंगे? नहीं। अगर रजिस्टर्ड है तो उसमें भी गवर्नमेंट ने बोला देखो हर केस में हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, अगर रजिस्टर्ड है और वैल्यू 5,000 से ज्यादा है, उसी केस में हम काय की बात करेंगे? जीएसटी की बात करेंगे। और अगर सर 5,000 से कम है तो फिर कोई जीएसटी नहीं, उसको क्या कर दो? एग्जिट। आप समझो ध्यान से, सर फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी लगेगा या रिवर्स चार्ज? हमेशा याद रखना ये जो 3 एक्टिविटीज है ना, इन 3 एक्टिविटीज में ऑलवेज क्या? फॉरवर्ड चार्ज। और बाकी जितनी सारी एक्टिविटीज है वहां पे क्या? रिवर्स चार्ज। जब हम रिवर्स चार्ज का चैप्टर पढ़ेंगे ना, आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो इन 3 एक्टिविटी के अलावा जो भी एक्टिविटी गवर्नमेंट दे रही है वहां पे क्या लगेगा? रिवर्स चार्ज। पर शर्त क्या है कि वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। सर अगर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो 5,000 पर फाइनेंशियल ईयर देखा जाएगा। कंटिन्यूअस सप्लाई मतलब बार बार गवर्नमेंट सर्विसेज दे रही है। कंटिन्यूअस सप्लाई मतलब ये होता है कि अगर कोई भी सर्विसेज की लाइफ 3 महीने से ज्यादा है उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। जैसे आप लोग जो सर्विस ले रहे हो, कोचिंग की सर्विसेज व्हाट? कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, क्योंकि कोर्स 3 महीने से ज्यादा जाएगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? तो कंटिन्यूअस सप्लाई में 5,000 कैसा दिख रहा है? 5,000 पर फाइनेंशियल ईयर। अगर गवर्नमेंट कोई नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रही है, किसी पर्सनल को सर्विसेज दे रही है फॉर पर्सनल यूज, तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं, इधर क्या करो? एग्जिट। और फिर अगर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है, उधर भी क्या कर दो आप? एग्जिट। ठीक है, बोलो इतनी बात आपको क्लियर है क्या? अभी हम और भी इसमें आगे आएंगे। ठीक है, अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हमने कि सर पीवीटी इज ऑलवेज टैक्सेबल, और पीवीटी टैक्सेबल कौन से मैकेनिज्म में? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, अगर पीवीटी को छोड़ के कोई भी एक्टिविटीज दी जा रही है तो वहां पे चेक करो कि रजिस्टर्ड को दे रहे हैं या अनरजिस्टर्ड को। अगर हम अनरजिस्टर्ड को दे रहे तो जीएसटी क्या करो? एग्जिट। अगर रजिस्टर्ड को दे रहे तो वहां पे भी 2 बातें कि क्या वैल्यू 5,000 से ज्यादा है या 5,000 से कम। अगर वैल्यू 5,000 से ज्यादा है तो क्या करो? टैक्सेबल। और अगर वैल्यू 5,000 या 5,000 से कम है तो आप क्या कर दो? एग्जिट। अगर गवर्नमेंट कोई नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे तो सर नॉन बिजनेस एंटिटी ये पर्सनल है तो उधर क्या करो? एग्जाम। और अगर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे उधर एग्जाम। ठीक है सर, ये रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का सीन क्या है बता दो। ठीक है, मैं पूरा ही सीन बता रहा हूं आपको रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का। गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सारा। यहां पे 2 बातें होगी, या तो इमूवेबल प्रॉपर्टी कौन देगा या तो कौन देगा? प्राइवेट। अब देखो गवर्नमेंट के केस में तो सिंपल सी बात, किसको दिया? रजिस्टर्ड को, अनरजिस्टर्ड। और रजिस्टर्ड को देने के बाद भी यूज क्या है? बिजनेस यूज है कि बस। मुझे एक बात बताओ, अगर गवर्नमेंट को दिया है, रजिस्टर्ड को दिया है और यूज कौन सा है? बिजनेस। वैल्यू कितनी? तो यहां पे टैक्स कौन पे करेगा? कौन से मैकेनिज्म में? इसको आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, RRR, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म।
इतनी बात क्लियर। इसमें एक सर्कुलर आया, भले गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दे रही, भले रजिस्टर्ड को दे रही। फॉर सपोज करो साहिल सर अयोध्या जा रहे घूमने, अब इमूवेबल प्रॉपर्टी चाहिए रहने के लिए, तो मैंने बोला गवर्नमेंट एक काम करो, आप ही की प्रॉपर्टी मुझे दे दो, जितना भी रेंट है मैं पे कर दूंगा। अब लॉजिकली एक बात बताओ, मैं भले रजिस्टर्ड हूं पर मेरा यूज कौन सा है? अगर मैं रजिस्टर्ड हूं इसका मतलब ये है क्या हर चीज पे जीएसटी की बातें होगी? नहीं सर, यूज अगर पर्सनल है तो इसको क्या कर दो आप। ठीक है। दूसरी बात, सर अगर अनरजिस्टर्ड को दे रही है गवर्नमेंट तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो गवर्नमेंट के केस में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर रजिस्टर्ड को दिया और वैल्यू किससे ज्यादा है? 5,000 से ज्यादा। अगर वैल्यू 5,000 से ज्यादा है तो ही किसकी बात करोगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर सर वैल्यू यहां पे 5,000 से कम है तो ठीक है, इतनी बात क्लियर है। सर ऐसा ही सेम केस किसमें? प्राइवेट। अब सर प्राइवेट का क्या है? वापस से क्या सर प्राइवेट में हमने कभी कोई रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की बात करेंगे या आरसीएम की बात किसमें करनी थी अपने को? गवर्नमेंट में। क्योंकि गवर्नमेंट आगे आके टैक्स पे नहीं कर रही थी तभी हमने किसको पकड़ा था सर? रिसीवर को। अगर प्राइवेट है और अगर आपने किसको दिया है? तो यहां पे कौन पे कर देगा? प्राइवेट ही आके पे कर देगा। कौन से मैकेनिज्म में? फॉरवर्ड। और अगर बिजनेस नहीं है, कैसा है? बस, तो यहां पे क्या हो जाएगा? ठीक है। इनफैक्ट कुछ दिन पहले की बात बता, पेपर में एक हेडलाइन आई थी, एक केस गया था एडवांस रूलिंग के पास। अब मैंने वो केस पढ़ा, केस इतना शानदार था, जो गर्ल्स रहती है ना उनको रहने के लिए कंपनी क्वार्टर्स अलॉट कर रही है। रहने के लिए कंपनी क्या अलॉट कर रही है? क्वार्टर्स। अब ये समझ में नहीं आया कि इस पे टैक्स लगाए या नहीं लगाए। हाईकोर्ट ने सिंपल सा जजमेंट दिया कि भैया रजिस्टर्ड को दे रहे हो और यूज तो क्या है? बिजनेस, क्योंकि कंपनी का क्वार्टर। फिर बाद में ये आया कि भैया यूज बिजनेस थोड़ी है, वहां पे जो भी गर्ल्स रह रही है वो बिजनेस थोड़ी कर रही है, वहां पे तो वो सिर्फ अपना पर्सनल पर्पस है, रहने की सिंपल सी जगह है। फिर बाद में वो जजमेंट को खारिज करा गया और ऐसा कहा गया कि अगर सिर्फ कोई पर्सनल रह रहा है, रेसिडेंशियल यूज है, तो उसको क्या करो? फॉर एग्जाम्पल साहिल सर का शानदार सा घर है, तुम 10 बच्चे आए, तुम 10 बच्चे ने बोला कि सर हमको रहने के लिए जगह चाहिए। मैं बोला ठीक है। मैंने बोला क्या करोगे? बोले सर क्या करेंगे, सुबह से क्लास रहती है, शाम को क्लास रहती है, रहेंगे। अब ये 10 बच्चे सिर्फ क्या कर रहे हैं? रह रहे। एक बच्चा तेज था, बोले सर मैं तो कोचिंग खोलूंगा। मैं तो क्या खोलूंगा? कोचिंग। मैंने बोला देखो यार, ये जो 9 बच्चे ना, इनका यूज क्या है? रहने का, रेसिडेंशियल यूज। तो जब तुम्हारा रेसिडेंशियल यूज है, सरकार ने बोला कोई परेशान मत हो, दिस इज व्हाट एक्सेप्ट। पर जो एक बच्चा है ना शातिर, उसका रेसिडेंशियल यूज नहीं है, उसका क्या यूज है? कमर्शियल यूज। वो तो वहां पे कोचिंग चलाएगा, वो तो वहां से इनकम जनरेट करेगा। अगर कमर्शियल यूज है तो फिर साहिल सर को उसके ऊपर जीएसटी भी चार्ज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो आपको क्या देखना है? यूज। आपको ये नहीं देखना है कि प्रॉपर्टी कमर्शियल है या इंडिविजुअल, आपको सिर्फ क्या देखना है? यूज। भले फिर प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल हो कमर्शियल हो, उससे कोई लेना देना नहीं। बोलो बात क्लियर है? अगर सर अनरजिस्टर्ड को दिया तो इसके ऊपर तो कोई जीएसटी की बातें। ठीक है,
एक और चीज, 2 मिनट है ना, मैं इसको थोड़ा सा बायफरेट, अगर यहाँ पे कमर्शियल यूज है, कौन सा यूज है, प्राइवेट पार्टी रजिस्टर्ड है, प्राइवेट पार्टी क्या है, रजिस्टर्ड, सामने वाला क्या है, अनरजिस्टर्ड। हमको सामने वाले से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई आरसीएम आरसीएम की बातें नहीं है। तो अगर कमर्शियल यूज है तो क्या जीएसटी लगेगा, हाँ सर। और यहाँ पे वही आपका कौन सा यूज, तो यहाँ पे जीएसटी इज व्हाट, ठीक है। इतनी चीजें आपको ऐसे दिमाग में बिठानी नहीं है, सब लॉजिकल है, कुछ बिठाने की जरूरत नहीं है, सब लॉजिकल। सर अगर आपने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दिया है रजिस्टर्ड को, सिंपल यूज देखो कौन सा यूज है आपका, बिजनेस यूज है, तो उस केस में सर क्या लगेगा, जीएसटी तो लगेगा। अगर गवर्नमेंट का केस है तो क्या लगाओ, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बोलो बात क्लियर है क्या। ये आरसीएम एफसीएम का चक्कर अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है तो भले कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये अननेसेसरी मैंने इसको अभी डाला है। चार्ज वाले चैप्टर में हम वापस से आरसीएम और एफसीएम ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ आपको कितना समझना है, ये एग्जेम्प्ट और टैक्सेबल, एफसीएम आरसीएम समझने की आपको जरूरत नहीं है। हाँ दोस्त, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। फॉर सपोज करो प्रॉपर्टी है कौन सी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है। तुम्हारा क्या नाम है, रोहित। रोहित का एक बढ़िया सा रिजॉर्ट है, और रोहित तुमने ये रिजॉर्ट देके रखा है गवर्नमेंट को। सबसे पहले बताओ कौन सप्लायर कौन रेसिपिएंट, कौन पैसे देगा, गवर्नमेंट पैसे देगी। तो गवर्नमेंट किसको पैसे देगी, रोहित को। रोहित तुम हो गए कौन, सप्लायर, गवर्नमेंट हो गई कौन, रेसिपिएंट। अब मुझे एक बात बताओ, रोहित तुम सप्लायर हो, तुमने सर्विसेज प्रोवाइड करी है किसको, गवर्नमेंट। तुमने गवर्नमेंट से सर्विसेज नहीं लिए, तुम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो किसको, गवर्नमेंट। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट का यूज क्या रहेगा। अब जनरली गवर्नमेंट कमर्शियल यूज के लिए ही प्रॉपर्टी खरीदेगी, तो अब क्या इस पे जीएसटी लगेगा, हाँ। आरसीएम आरसीएम नहीं, फॉरवर्ड चार्ज में रोहित जब तुम बिल बनाओगे तो फॉर सपोज करो रिजॉर्ट का 1 लाख का किराया, तो 1 लाख प्लस 18,000 का जीएसटी, तो टोटल बिल कितने का बनाओगे तुम, 1,18,000। बोलो बात क्लियर है क्या, ठीक, ठीक है। पीवीटी समझ में आया, आर समझ में आया। पीवीटी वॉज पोस्ट ऑफिस, वी वॉज वैसे, और टी वॉज ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। चलो फटाफट से, 2 मिनट का टाइम है, आप प्लस माइनस करो फटाफट से। 2 मिनट का टाइम है, प्लस माइनस करो फटाफट से। जो स्पेसिफिकली बताया है वही, एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। जो मैंने बताया है पोस्ट ऑफिस में स्पेसिफिक याद है ना आपको, बुक पोस्ट, एनवलप वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स, वो सब चीज। चलो जोड़ते जाओ और बताते जाओ क्या आंसर आ रहा है। पूछा क्या वैसे इन्होंने, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। आपको बताना है कि टोटल कितना टैक्सेबल सर्विसेज आ रहा है। हाँ जी, करा क्या अपना टोटल, कितना क्या आ रहा है, 2300 किस किस का आ रहा है भाई, 2300। 2300 इज द करेक्ट आंसर, 2300 करेक्ट है। किसी का कुछ और भी आ रहा होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहला बेसिक मेल सर्विसेज लाइक पोस्ट कार्ड, बोलो यार पोस्ट कार्ड इज एग्जेम्प्ट। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ मनी थ्रू मनी ऑर्डर, एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना। क्या ऐसा कुछ एग्जेम्पशन पढ़ा आपने, नहीं पढ़ा, इसका मतलब दिस इज टैक्सेबल। उसके बाद रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस, क्या ऐसा कुछ पढ़ा, नहीं पढ़ा, तो दिस इज ऑल्सो व्हाट, टैक्सेबल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ म्यूचुअल फंड, टैक्सेबल। इशुएंस ऑफ पोस्टल ऑर्डर, टैक्सेबल। कलेक्शन ऑफ टेलीफोन, टैक्सेबल। स्पीड पोस्ट, टैक्सेबल। स्पीड पोस्ट इज ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल। बस पोस्ट ऑफिस में वही तो ध्यान रखना है, बुक पोस्ट, इनलैंड, फिर एनवलप वेइंग लेस देन 10 ग्राम्स, वो स्पेसिफिक, फिर एक्सप्रेस पार्सल, टैक्सेबल। ये देखो आ गया ना क्या, एग्जेम्प्ट, फिर एग्जेम्प्ट, ठीक है। जोड़ दो यार कितना क्या आ रहा है, ठीक है। मेरे को बनाने का देते ना, मैं तो इसमें खेल देता हूं 10 ग्राम्स। वहां पे बच्चों को ये सब चीजें तो ध्यान रहती है, यहां पे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या, ठीक है। ये वाला बताओ फटाफट से, 21 वाला। सबसे पहला लिखा हुआ है राजा,
गीता सर्विस लिमिटेड इज इंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। अच्छा, गवर्नमेंट को हम सर्विसेज दे रहे हैं, इसमें हमने एक पढ़ा था कि सर अगर गुड्स का पोर्शन कितना, मेरे को याद नहीं आ रहा है, गुड्स का पोर्शन, गुड्स का 25 और सर्विसेज का 75। पहला, सप्लाई ऑफ मैन पावर फॉर क्लीनलीनेस ऑफ रोड, दिस इज प्योर सर्विस, यहां पे कोई जीएसटी की बातें। सेकेंड वाला अभी रुक जाओ, ये एग्जाम्पशन पढ़ेंगे बाकी। थर्ड वाले पे आ जाओ, ये इंस्टीट्यूट का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है, हर बार आरटीपी एमटीपी में वो डालती है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन। सर्विसेज ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रीट लाइट इन अ म्युनिसिपल एरिया इन्वॉल्विंग रिप्लेसमेंट ऑफ डिफंक्ट लाइट्स अनदर स्पेयर अलोंग विथ मेंटेनेंस, इससे हमको लेना देना नहीं है। लाइट एंड अदर स्पेयर कॉन्स्टिट्यूट कितना? सर हमने देखा था कि अगर गुड्स का पोर्शन कितना 25, पर यहां पे गुड्स का कितना है 35, इसका मतलब है 75 वाली लिमिट तो टच नहीं हुई, इसका मतलब है ये क्या हो गया? ठीक है। फोर्थ वाला देखो, आपको ध्यान है कि भूल गए, पक्का भूल गए हो गया आप, नहीं भूले? कितना था? 75 की 70 था, पक्का 75। ये कुत्ते के बच्चे जानबूझ के क्या लिखते हैं 70, ये कंफ्यूज आपको पास करनी नहीं देंगे, जानबूझ के क्या लिखेंगे 70। तो ये 70 इसलिए लिखते हैं ताकि वो क्या कर दें आपको, है ना? तो आपको ध्यान रखना है वो 70 नहीं था, वो कितना था 75। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि 3 लाख में से 2,10,000 का खर्चा हुआ है, तो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कितना क्या हो रहा है। ठीक है, उसके बाद ये अभी रुक जाओ, फिफ्थ वाला बोलो, बात क्लियर है? सर प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है, पर्टिकुलर, टैक्सेबिलिटी और रीजन, ऐसा भी कर सकते हो, यार यहाँ पे भी रीजन लिख सकते हो। मैंने ऑलरेडी बताया था आपकी टेस्ट कॉपी में, मुझे बहुत सारी चीजें रियलाइज हुई कि आप क्या क्या गलतियां कर सकते हो। एक तो वो एक्ट की गलती कर सकते हो, एक अच्छा लिखा है, कुछ कुछ बच्चों ने काफी अच्छा लिखा हुआ है, जो पूछा है वही लिखा है, ज्यादा कुछ लिखा नहीं है। कुछ कुछ बच्चे एक्स्ट्रा दिमाग भी लगा लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले के 1-2 क्वेश्चन आपको सबसे अच्छे पिकअप करने, ठीक है? देखो जीएसटी और डीटी में पुराना तजुर्बा है, आखिरी में आते आते आप यही बोलोगे सर हम तो जीएसटी के भरोसे जा रहे, ठीक है? पुराने बच्चे भी ऐसे थे कि सर हम तो जा रहे जीएसटी के भरोसे। कुछ कुछ बच्चे ऐसे भी थे जिन्होंने डायरेक्ट टेक्स्ट में सिर्फ 20-30 नंबर का पढ़ा था ऊपर ऊपर से, और वो किसके भरोसे गए थे? जीएसटी। ऐसा करना मत, जीएसटी के भरोसे चले गए, ठीक है? इंस्टीट्यूट बहुत शानदार गेम खेलता है। अगर आपने पूरा जीएसटी 50 में से 50 का सही भी करा और पूरा डीटी छोड़ दिया, तो वो जानबूझ करके आपको 50 में से 30-40 देंगे। वो इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया होता है। इंस्टीट्यूट कभी भी ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ एक के बलबूते पे पास हो जाओ। इंस्टीट्यूट चाहता है कि भले डीटी आए और आईडीटी पे आए। ऐसा भी जनरली होता है, बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने 3 पेपर बहुत शानदार करे, एक पेपर उन्होंने बोला छोड़ यार इसको बिना पढ़े देते, तो 3 में 60 भी आ रहे होंगे ना, वो जानबूझ करके किस पे रोकेंगे? 59। भले आपके 60 बन भी रहे होंगे, क्योंकि आपने चौथे में कुछ पढ़ाई नहीं करा, तो चौथे में आपके 15-20 नंबर आ रहे, ठीक है? तो हमेशा याद रखना, ऐसा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। देखो यार ध्यान से, रीजन प्योर सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, उसके बाद दिस इज टैक्सेबल क्योंकि कंपोजिट सप्लाई इन विच वैल्यू ऑफ सप्लाई कॉन्स्टिट्यूट नॉट मोर देन 25%, ठीक है? और फिर ये टैक्सेबल 75% की बात करी थी। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, चलो अब 2-3 चीजें नई सुनो ध्यान से। अकोमोडेशन सर्विसेज सप्लाइड बाय एयर फोर्स मेस एंड अदर सिमिलर मेसेस टू इट्स पर्सनल। देखो लॉ में लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी। डाउट ये आया कि सर ये जो एयरफोर्स मेस है और जितनी भी अदर सिमिलर मेस है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंडर आती, ये भी तो सर्विसेज दे रहे रहने की,
और हमने देखा था कि गवर्नमेंट जो सारी सर्विसेज दे वो तो क्या होती है, एग्जम्प्ट होती है। इनको गवर्नमेंट एंटिटी में कवर करें या ना करें, तो ऐसा सर्कुलर आया कि ये जितने भी एयरफोर्स मेस हैं, जितने भी सिविलर मेस है, डिफेंस मेस जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं, ये भी किसका पार्ट बनेंगे? ठीक है, अगर ये भी गवर्नमेंट का पार्ट बनेंगे तो ये जो सारी सर्विसेज दे रहे इन्हें भी एग्जाम माना जाए। ठीक है, बोलो क्लियर है क्या? मैं प्राइवेट मेस की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उन मेस की बात कर रहा हूं, आर्मी मेस, नेवी, पार्लियामेंट्री एंड पुलिस फोर्स मेस। तो मैं सिर्फ इन्हीं की बात कर रहा हूं। बोलो बात कवर। एक और चीज आपको जनरली पता होगा कि अगर हम कोई भी इवेंट कराते हैं तो पुलिस वाले लगते हैं। क्या पुलिस वाले फ्री में आते हैं या पैसे वैसे लगते हैं? पैसे लगते हैं। फॉर सपोज करो एक बहुत बड़ा इवेंट पेस को कराना, और पेस ने सोचा यार सिक्योरिटी भी रखनी है, और स्पेशली ये वाली सिक्योरिटी से काम नहीं होगा, अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो हमको पुलिस वाले भी रख लें। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे कौन है? पुलिस, या आप एक काम कहो सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट। ये किसको सर्विसेज दे रहे हैं बेटा? प्लीज आप ये मत कहना कि सर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट आर एग्जम्प्ट। क्या इसको एग्जम्पशन मिलेगा? यहां पे कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। सर एक बात बताओ, क्या ये आगे से टैक्स पे करेंगे या रिवर्स चार्ज पे पेस को करना पड़ेगा? बहुत बढ़िया, रिवर्स चार्ज में किसको करना पड़ेगा? पेस। इनफैक्ट यहां पे गवर्नमेंट ने एक और बात बोली, पेस ने बोला यार फिर तो एक काम करो, ओएनजीसी, बीपीसीएल, ये जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स वो भी तो बहुत सारे इवेंट कराते हैं और वहां पे भी पुलिस और सिक्योरिटी की लगती है। तो यहाँ पे एक काम करो, उधर भी जीएसटी ले लो या हमारे यहां से जीएसटी हटा दो। हम बोला ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, इधर भी क्या कर देते। ठीक है, तो अगर कोई भी पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट किसी भी पीएसयू या प्राइवेट बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है, वो जीएसटी से एग्जम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है। और उस पे किसको टैक्स पे करना है? कौन से मैकेनिज्म पे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इसके बाद कौन बताएगा नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? क्या नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई बनता है? हाँ सर, नॉन परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी सप्लाई बनता है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि कुछ करना भी सर्विसेज है और कुछ ना करना भी सर्विसेज है। बात चल रही है लिक्विडेटेड डैमेजेस की। अब मुझे एक बात बताओ, फॉर सपोज करो साहिल सर को एक शानदार सा कॉन्ट्रैक्ट मिला गवर्नमेंट के थ्रू। गवर्नमेंट ने बोला एक काम करो साहिल सर, हमारे लिए आप कंस्ट्रक्शन का काम कर दो। मैंने बोला ठीक है कर देंगे। मैंने बोला कब तक आपको रेडी चाहिए? तो गवर्नमेंट ने बोला देखो 2 महीने तक हमको रेडी चाहिए। हम दोनों का कमिटमेंट हो गया, 2 महीने तक मुझे गवर्नमेंट को पूरा कंस्ट्रक्शन की साइट रेडी करके देनी। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि अगर 2 महीने में साइट रेडी नहीं हुई तो आपको 50 लाख रुपए देने पड़ेंगे एज अ कंपनसेशन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस। 50 लाख दो एज अ कंपनसेशन फॉर लिक्विडेटेड डैमेजेस। अब एक बात बताओ सर, क्या ये सर्विस है? हाँ सर, सर्विस है, एक्टिविटी है, बिजनेस भी है, कंसिडरेशन भी है। और हमने ये तो देखा ही था कि कुछ करना भी सर्विसेज होता है, कुछ ना करना भी क्या होता है? सर्विसेज। यहां पे लग क्या रहा है? लिक्विडेटेड डैमेजेस। ये लिक्विडेटेड डैमेजेस इसलिए लग रहे हैं क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करा। सर इस लिक्विडेटेड डैमेजेस पे जीएसटी की बातें करेंगे या नहीं? अगर कॉन्ट्रैक्ट किसका है? गो,
और गवर्नमेंट टॉलरेट कर रही है नॉन परफॉर्मेंस, कोई प्राइवेट एंटिटी नहीं। कौन टॉलरेट कर रही है? गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट टॉलरेट कर रही है नॉन परफॉर्मेंस तो उसके ऊपर कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। ध्यान रखना, हम किसकी बातें कर रहे हैं? गवर्नमेंट। मैं कोई दो प्राइवेट एंटिटीज की बातें नहीं कर रहा हूं। अगर दो प्राइवेट एंटिटीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये जो लिक्विडेटेड डैमेजेस है इसके ऊपर फिर हम जीएसटी की बातें भी करेंगे। बात चल रही है, अगर कोई भी आपने गवर्नमेंट को सर्विसेज देने का वादा करा है पर आप पीछे मुकर गए, आप पीछे हट गए, अब आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है? टॉलरेट। और हमने तो सर ऑलरेडी पढ़ा है, टू टॉलरेट, टू रिफ्रेन और टू एनेक्ट। इसके ऊपर तो जीएसटी की बातें होती है। दो कंडीशन फुलफिल हो, एग्रीमेंट हो और कंसिडरेशन हो। सर यहां पे एग्रीमेंट तो है ही, क्योंकि एग्रीमेंट में तो लिखा होगा सर यहां पे कंसिडरेशन भी है कितना? 50 लाख। पर यहां पे है कौन? तो यहां पे कोई जीएसटी वीएसटी की बातें नहीं होगी। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? एक बार रैपिड फायर पूछ लूं क्या एग्जामिशन का? देखो आपको कितना ध्यान है। हाँ ना में जवाब देना बस, ठीक है। कलकत्ता के कुछ लोग जिनकी उम्र 80 साल है, ठीक है, फ्लेक्सिबल। इंदौर के कुछ लोग, ठीक है, इसको कैंसर हो गया। अभी सुनो तो सही, इसको कैंसर हो गया, ये चैरिटेबल ट्रस्ट में गया दिखाने, चैरिटेबल ट्रस्ट ने इससे कुछ पैसे वैसे लिए, इस पे जीएसटी की बातें होगी या नहीं? नहीं होगी, क्योंकि टर्मिनली इल पर्सन। ठीक है, मैडम साईं बाबा के मंदिर गई और साईं बाबा के मंदिर में 2 दिन मैडम ठहरी, ठीक है। वहां पे उनसे रेट लिया गया 1001 रुपए। मैडम के साथ और भी पूरा, मतलब क्या बोलते हैं, फैमिली गई थी। तो फैमिली गई थी तो इन्होंने सोचा एक काम करते हैं, पूरा अपन क्या ले लेते हैं। हॉल का रेट था 9,990। इन्होंने सोचा यार सीएस में पैसा नहीं है, वहां पे दुकान लगाते हैं। दुकान का रेट था 3,000 रुपए पर डे। क्यों है, लिमिट तो 9,999 की है ना, ठीक है। वो क्या है, पर मंथ। सिर्फ अमाउंट देख के चौको मत। आकाश भाई हॉस्पिटल गए, ठीक है, आईसीयू में भर्ती है। कहां भर्ती है? आईसीयू। रंग पंचमी थी, इसको रंग वंग लगा दिया, इसको बिल्कुल ऐसा मारा वारा, डायरेक्ट ये कहां गया? आईसीयू। आईसीयू 1 लाख रुपए रूम का रेट है। 1 लाख रुपए यार। रुको, आईसीयू के बाद इसने बोला मैंने तो होली खेली नहीं, तो डॉक्टर ने बोला कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास लग्जरी रूम है, वहां पे हम होली भी खिलाते हैं और रंग उतारने का भी काम करते हैं। उस रूम का रेट है 4,800 रुपए। आकाश को एक और ऑफर दिया गया कि यहाँ पे ऑर्गेनिक कलर से होली खिलाई जाती है, पर उस रूम का रेट है 5,100 रुपए। साहिल सर ने गवर्नमेंट को कुछ कॉन्ट्रैक्ट दिया, साहिल सर ने गवर्नमेंट का कुछ काम करा, जहां पे गुड्स का पोर्शन एग्जैक्ट 25% एग्जैक्ट, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट 75% का मतलब होता है कम से कम 75, उससे ज्यादा भी हो सकता है। स्पीड पोस्ट की सर्विसेज मैं गवर्नमेंट से लेने गया, फॉरवर्ड चार्ज में या रिवर्स चार्ज में? फॉरवर्ड। पीवीटी में ऑलवेज क्या? फॉरवर्ड चार्ज। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को, पर उसका यूज पर्सनल है। और अगर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड पर्सन को और उसका यूज भी कमर्शियल है तो क्या? टैक्सेबल। ठीक है, चलो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।